Welcome back, dear parents. In geography of Sunbayat online classes, and here we are discussing polity. फ्रेंड्स, इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जिसमें कि हमने चर्चा की है आर्टिकल 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और करेंटली वी आर डिस्कसिंग आर्टिकल 19। तो आर्टिकल 19 में हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से उठने की संभावना है। इसलिए जो एक आपका एनालिटिकल अप्रोच है, मैं उसको डेवलप करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ फैक्ट से यहाँ पे काम नहीं चलेगा। एक पीटी के तौर पर तो ठीक है, फैक्ट जरूरी है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए ज़रूरी है चीज़ें आप पहले इसको एक एनालिटिकल व्यू में आप देख सकें कि चीज़ें किस प्रकार से विवाद में हैं, विवाद के रूप में हैं। तो इसको आज शुरू करने के पिछले वाला जो वीडियो था ये उसी का अगला पार्ट है, समझ लीजिए आप। प्रेस की स्वतंत्रता की सीमाएं हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, यहाँ तक लागू है और उसके बाद हम इसके आगे ही प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन आज मैं बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो यू शुड वॉच सम क्वेश्चंस। पहले आप सब कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम इस वीडियो पर चर्चा करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया ये, जिसमें पूछा गया कि जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A की इससे कथित संविधान के अनुच्छेद 19 के उल्लंघन के संदर्भ में विवेचना की है। जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 66A है, मतलब जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, ठीक है, इसकी एक धारा है 66A, ठीक है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि संविधान में जो अनुच्छेद 19 है इसका उल्लंघन करने के संदर्भ में इसकी विवेचना कीजिए। तो ये 200 शब्दों में लिखना था। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था ये आपके मेंस में, ठीक है, पेपर 2 में। तो ध्यान रखेंगे आप ये क्वेश्चन इसके बाद, क्योंकि हम इसी क्वेश्चन के आलोक में चीज़ों को डिस्कस करेंगे अभी। और दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है आप वाक मतलब विचार और अभिव्यक्ति स्वातंत्र, वाक और अभिव्यक्ति स्वातंत्र संकल्पना से क्या समझते हैं, मतलब विचार और अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना पहले। तो क्या इसकी परिधि में घृणा वाक मतलब कि हेट स्पीच आता है। अब भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों, चर्चा कीजिए। मतलब आप देख रहे हैं क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं। पहले तो आपको बताना है कि वाक एवं अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं, दूसरा कि क्या ये घृणा वाक के अंतर्गत आता है, तीसरा क्वेश्चन का पार्ट है कि भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों है, तो इस पर भी चर्चा करेंगे हम। तो 2 क्वेश्चन आप ध्यान रखें, इन 2 क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी है। जब हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे तो फिर ये आप 2 क्वेश्चन बैठ के घर पे अपना प्रैक्टिस करेंगे, उस पर आप आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है। और आंसर राइटिंग कैसे करना है इसके लिए मैंने तो आपको 2 आंसर राइटिंग अप्रोच के लिए वीडियो बना रखा है पहले से। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाके फिर पहले आंसर हाउ टू अप्रोच आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग, आप वो वीडियो 2 वीडियो आपके लिए है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं, तब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आज का। देखिए हम बात करेंगे यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता की सीमाएं, इस पे हमने कल चर्चा कर ली थी। अब आगे आइए इस पे कुछ हम पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए कहा जाता है कि भारत में नागरिकों को अभिव्यक्ति की, ठीक है, आप जो कहना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ बात करनी चाहते हैं, मतलब आप कुछ विचार प्रकट करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं आप, तो उसकी आपको स्वतंत्रता है। लेकिन घृणावाद मतलब कि हेट स्पीच की स्वतंत्रता नहीं है। आप ऐसा नहीं है कि आप अपने शब्दों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा आप क्या करें, घृणा फैलाएं, ठीक है। हेट स्पीच मतलब एक द्वेष वाली बात करें, आप किसी से मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात करें, मतलब ये कहें कि आप किसी एक समुदाय को भड़काने का प्रयास करें, ठीक है, और एक दूसरे के बीच में दरार पैदा करने का प्रयास करें, मतलब एक तरह से घृणावाद फैलाने का प्रयास करें, हेट स्पीच दें आपकी, ठीक है। अपने प्रति में आप अच्छा बोलें और दूसरे समुदाय से या फिर दूसरे से संबंधित लोगों के प्रति आप क्या बोलें, बहुत ही बुरा बोलें, बहुत ही उनके प्रति घृणावाद शब्द का प्रयोग करें, मतलब घृणा शब्द का प्रयोग करें। एक हेट, जैसे आप हेट तो समझ रहे होंगे आप कि एक इंग्लिश का टर्म मुझे लगता है ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा होगा, ज़्यादा साउंड हो रहा होगा, क्योंकि हेट स्पीच आपको यहाँ पे फैलाने की जरूरत नहीं है। आप विचार आपका कोई प्रकट करना करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको कुछ बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ अभिव्यक्त करना चाहते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी अभिव्यक्ति ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप हेट फैलाएं, ठीक है, घृणा फैलाएं लोगों के बीच में, ठीक है, एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में फैलाएं, एक समुदाय के भीतर भी विभिन्न जो जातियाँ इत्यादि होती हैं उनके बीच में आप फैलाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको हेट स्पीच से बचना है, इसकी स्वतंत्रता आपको संविधान नहीं देता है, बल्कि आपके विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। इसको आप ध्यान रखेंगे और उस पर क्या क्या सीमाएं लगाई गई उस पर भी हमने चर्चा की है। तो इसे ध्यान रखेंगे आप कि आपको हेट स्पीच की स्वतंत्रता नहीं देता संविधान, बल्कि आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं, अभिव्यक्ति के लिए अभिव्यक्ति की आपको आज़ादी है पूरी तरीके से, लेकिन आपको हेट स्पीच की आज़ादी नहीं है, ठीक है। अब समझ लेते तो थोड़ा घृणावाद का मतलब क्या है, घृणावाद से क्या समझते हैं हम, ठीक है, इस पर देख लेते हैं। देखिए ऐसी अभिव्यक्ति मतलब ऐसा विचार या फिर ऐसी बात जो आप कहें, जो प्रकट करते हैं आप, ऐसी अभिव्यक्ति जो विभिन्न समुदायों के बीच क्या करें, नफरत और तनाव फैलाती है। मैंने वही आपसे चर्चा की कि आपको नफरत एवं तनाव फैलाने वाले कार्य नहीं करना है, ऐसा आपको अभिव्यक्त नहीं करना है, कुछ भी ऐसी अभिव्यक्ति आपको नहीं करनी है जिससे कि विभिन्न समुदायों के बीच में नफरत फैले, तनाव बढ़े, ठीक है, समस्याएं वहाँ पे उत्पन्न हो और व्यक्तियों की मानहानि करती हो, मतलब किसी व्यक्ति के मान को आप क्या करते हैं, ठेस पहुँचाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस समय
अरविंद केजरीवाल और अरुण जेटली जी के बीच में मानहानि का केस किया है अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल के ऊपर। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि किसी व्यक्ति के मान को आप हानि नहीं पहुंचाएंगे, मानहानि वाले वक्तव्य आप नहीं देंगे, ठीक है। और समाज में सामंजस्य को कमजोर करने वाला भी कोई वक्तव्य नहीं देंगे। मतलब एक दूसरे समाज में जो एकता है, जो एक दूसरे के बीच में जो प्यार है, जो ठीक है, जो इस प्रकार जो विभिन्न समुदायों के बीच में जो एकता जो हमें दिखाई देती है, ठीक है, जो एक दूसरे के प्रति लगाव दिखाई देता है, इसको कम करने के लिए आप कोई अभिव्यक्त नहीं करेंगे। मतलब किसी प्रकार की अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे जो इसको कम करे, ठीक है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। बात करें अगर, तो ये रही बात घृणावाद का अर्थ। तो घृणावाद का अर्थ क्या है कि ऐसी अभिव्यक्ति जो विभिन्न समुदायों के बीच नफरत और तनाव फैलाती है, व्यक्तियों की मानहानि करती है और समाज में सामंजस्य को कमजोर करती है। मतलब ये चीज़ें जब होंगी तो उसे कहेंगे आप ये क्या है, एक घृणावाद है। लेकिन इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये इसका मनाही करता है। मतलब ना आपको ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग करना है जो कि समाज में विभिन्न समुदायों के बीच क्या करती है, तनाव पैदा करती है, नफरत पैदा करती है, व्यक्तियों की मानहानि करती है, समाज में सामंजस्य को कमजोर करती है। आपको ऐसी अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करना, या यह स्वतंत्रता आपको संविधान प्रदान नहीं करता है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। घृणावाद को रोकने के लिए ही विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भारत के संविधान में अनेक सीमाएं लगाई गई हैं, ठीक है। हमने देखा है कि इसमें विभिन्न प्रकार की सीमाएं लगाई गई हैं, और वो सीमाएं क्या, हमने उस पर पहले से चर्चा कर रखी है, उसको आप देख लेंगे पिछली वीडियो में जाके। जैसे कि मानहानि आप नहीं कर सकते, तो मानहानि करने के लिए भी आपको रोका गया है, आप देखेंगे सीमा के अंतर्गत है ये। और लोक व्यवस्था मतलब लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं आप अपने अभिव्यक्ति के द्वारा। ये भी आपके सीमा लगाई गई है इस क्या बोलते हैं आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए के अंतर्गत, वो भी यहाँ पे दी गई है, ठीक है। न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते, और भी कई सीमाएं लगाई गई जो कि आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो घृणावाद है, इसको आप ये स्वतंत्रता जो घृणावाद की आपका संविधान जो आपको प्रोवाइड नहीं करता है। देखें तो अब देखिए, ये तो संविधान की बात रही, तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की। अब देखिए पॉलिटी की बात कहाँ है, राज्य व्यवस्था की बात कहाँ शुरू होती है। संविधान ये कह देता है कि ठीक है ये चीज़ें हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। घृणावाद फैला नहीं सकते हैं, अभिव्यक्त तो कर सकते हैं, लेकिन घृणावाद नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ऐसी कोई स्पीच नहीं दे सकते जिससे कि लोगों के बीच तनाव पैदा हो, ठीक है, सामाजिक जो सामंजस्य वो कमजोर हो, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। तो इसके लिए क्या है, अब पॉलिटी के संदर्भ में देखा तो संसद क्या करती है, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून बनाती है। संसद ने घृणावाद को रोकने के लिए कानून बनाया। पहली बात करते हैं इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, जिसे कि हम IT एक्ट भी कहते हैं। तो जब संसद इसको बनाती तो इसमें एक धारा थी, ठीक है, धारा थी 66A। धारा 66A को क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देती है। क्यों रद्द कर देती है, आइए इससे हम समझते हैं कि पहले धारा 66A है क्या, उसके बाद हम समझेंगे इसे रद्द क्यों किया गया, आप उसको भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सुप्रीम जो संसद हमारी है, इसने घृणावाद को रोकने के लिए एक अधिनियम बनाया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट। उसके बाद फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में इसमें धारा 66A को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया, पहले तो ये समझ लेंगे धारा 66A है क्या, उसके बाद हम खुद ही समझ जाएंगे कि इसे रद्द क्यों किया गया है, ठीक है। देखिए मेरा तरीका आप ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप चीज़ों को कैसे एक बेहतर तरीके से एक मेंस आंसर राइटिंग फॉर्म में कैसे चीज़ों को देख सकें, समझ सकें। क्योंकि यहाँ पे PT की क्लास स्पेशली केवल PT की क्लास नहीं चल रही है, ठीक है। आपको यहाँ पे PT प्लस मेंस दोनों की क्लास यहाँ पे कॉन्जुगेट क्लास चल रही है। तो दोनों को हम ध्यान में रखते हुए चीज़ों को यहाँ पे आपको पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए समझ लेते हैं धारा 66A क्या है, ठीक है। इससे संबंधित विवाद क्या है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए धारा 66A कहता ये है कि अगर मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करके घोर आपत्तिजनक, इस शब्द पर ध्यान रखेंगे आप कि घोर आपत्तिजनक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ग्रॉसली ऑफेंसिव, ठीक है। घोर आपत्तिजनक शब्द पे आप ध्यान रखेंगे। मैं फिर से यहाँ पे आपको जोड़ दे रहा हूँ। टिप्पणी की जाती है या संदेश भेजा जाता है तो ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी। मतलब फिर से एक बार पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कि अगर मोबाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, या इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब इंटरनेट का प्रयोग करते हैं आप, मोबाइल का प्रयोग या कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए आप इंटरनेट के द्वारा क्या करते हैं, किसी ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, मतलब जो बहुत ही घोर आपत्तिजनक हो, ठीक है, या फिर कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक साधन का प्रयोग करते हैं जिसके द्वारा आप घोर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है। अब घोर आपत्तिजनक टिप्पणी क्या है, ये हमें भी अब आगे देखेंगे। ग्रॉसली ऑफेंसिव जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अगर इस प्रकार का आप टिप्पणी करते हैं किसी के ऊपर या फिर संदेश भेजते हैं किसी को, तो फिर ऐसे व्यक्ति को सजा दी जाएगी, ठीक है। देखिए धारा 66 मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ कि क्या कहता है। ये कहता है कि आप जो है मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक साधन का प्रयोग करके किसी को भी अगर आप घोर आपत्तिजनक शब्द मतलब उसके लिए यूज करते हैं, आपको कोई कमेंट करते हैं या फिर आप उससे कोई संदेश भेजते हैं इस तरह से, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपको सजा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि घोर आपत्तिजनक जो शब्द है ये थोड़ा सा यहाँ पे मतलब डिस्टर्ब कर रहा है। क्या डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको आप देखेंगे कि आगे इसी के आधार पर इस धारा को क्या किया जाएगा, रद्द किया जाएगा। क्यों रद्द किया जाएगा, क्योंकि जो शब्द है ना घोर आपत्तिजनक, ये काफ़ी अपने आप में एक रहस्य है, ठीक है। आप किस चीज़ को घोर आपत्तिजनक मानेंगे, आप बताइए मुझे। मतलब एक डेफिनेशन तो होना चाहिए कि हाँ अगर इस तरह का आप
मतलब कृत्य कृत्य करते हैं, तो ये क्या है, घोर आपत्तिजनक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं तो ये घोर आपत्तिजनक है। लेकिन यहाँ पे इसको ऐसा कोई मतलब एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि घोर आपत्तिजनक ग्रॉसली ऑफेंसिव किस केस में आप कहेंगे कि हाँ ये ग्रॉसली ऑफेंसिव है। भाई सबके लिए हो सकता है कि किसी को मतलब प्राइवेसी पसंद है, तो कोई अगर मान लीजिए किसी के सामने आता है, फिर उसको मतलब अपने कमरे में अगर मान लीजिए कोई बैठा है जिसको प्राइवेसी पसंद है और किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, तो आप उससे अगर एक शब्द हेलो भी कर देंगे तो हो सकता है उसके लिए वही घोर आपत्तिजनक हो, क्योंकि उसको क्या चाहिए, प्राइवेसी चाहिए, उसे किसी से बात करने का मन नहीं करता है। तो हो सकता है आप उसको हेलो कह दें तो हेलो उसके लिए क्या हो जाए, घोर आपत्तिजनक हो जाए, क्योंकि उसे किसी से बात नहीं करना है, वो खुद बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहता है। तो किसी और व्यक्ति के लिए कोई दूसरा हो सकता है, किसी और व्यक्ति के लिए दूसरा हो सकता है। तो ये अपने आप में एक मतलब रहस्य है, क्या किस शब्द को आप कहेंगे घोर आपत्तिजनक है। मतलब बहुत कंफ्यूजन यहाँ पे, बहुत ज़्यादा इस शब्द में क्या है, कंफ्यूजन है, शब्द क्लियर नहीं हो रहा, शब्द साउंड नहीं हो रहा। तो देखेंगे फिर आप इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द करता है। क्यों रद्द करता है, अभी कुछ केस कुछ हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देखते हैं कि आखिर क्या क्या ऐसे आपके सामने मतलब वाक्य आते हैं जिसके आधार पर इसे रद्द करने का जो है कदम उठाया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को दिखा रहा हूँ जो कि आर्टिकल 66 के दुरुपयोग के संबंध में है। देखिए आप सभी जानते होंगे जो बाल ठाकरे मुंबई के रहने वाले थे, आप सभी इनके बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। और जब बाल ठाकरे की मृत्यु हो जाती है, देखिए अगर कोई यहाँ पे मुंबईकर होगा, ठीक है, मुंबईकर मतलब कि कोई मुंबई निवासी अगर होगा, महाराष्ट्रियन होगा, तो ठीक है, मैं भी बोलता जय महाराष्ट्र, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ध्यान रखेंगे, चीज़ों को मैं समझाने के पर्पज से यहाँ पे प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। आप बिल्कुल भी अपने दिल पे नहीं लेंगे चीज़ों को। यहाँ पे एक बस एक स्टूडेंट और एक टीचर के माध्यम से आप चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। नज़रिया आपका यही होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे कि मुंबई में क्या होता है कि बाल ठाकरे की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अब इस समय वो इस दुनिया में नहीं है। तो जब उनकी मृत्यु होती है तो पूरे मुंबई को क्या करते, पूरा बंद कर दिया था कि पूरी मुंबई बंद होगी। तो यहाँ पर आप देखते हैं किसी एक व्यक्ति की भी जो मृत्यु होने पर पूरी मुंबई बंद हो जाती है, ठीक है। एक बहुत ही मतलब देखेंगे तो आप काफ़ी बड़ी बात है ये कि एक व्यक्ति पर बंद होने पर पूरी मुंबई मतलब बंद की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ये ऐसा किया जाता है तो फिर एक लड़की जो है टिप्पणी करती है, कमेंट करती है, ठीक है, कि मुंबई जो है एक जंगल, सोशल मीडिया पे कमेंट करती है कि मुंबई जो है क्या जंगल है। उसके कहने का मतलब क्यों ऐसा है, क्योंकि कोई एक व्यक्ति मर गया तो उससे मतलब क्या आप पूरी मुंबई बंद कर देंगे। सबके जीवन यापन की विभिन्न क्रियाएं, सबकी विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को अपने जॉब पे जाना है, किसी को कल अपने बच्चे के फीस के लिए पैसे जमा करने हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की समस्याएं। कोई आज ही मुंबई आया है जिसको बहुत जरूरी काम करना है, ठीक है, मतलब कई तरह की समस्याएं, देखिए गिन नहीं सकते, अनगिनत समस्याएं। तो किसी एक व्यक्ति की मृत्यु पर आप पूरी मुंबई को बंद कर देते हैं। तो लड़की का जो सेंस था वो यही था कि मुंबई एक जंगल है, क्योंकि इस प्रकार के कदम जो उठाए जा रहे हैं ये जंगल मतलब एक जंगल की भांति प्रतीत होता है, ठीक है। तो जब लड़की ने टिप्पणी कर दिया कि मुंबई एक जंगल है, तो फिर उसके दोस्त ने लाइक किया, यहाँ बात तुम सही कर रही हो, तो ये जो है एक क्या है, जंगल की भांति हो गया है, क्योंकि इस एक व्यक्ति की मृत्यु होने पर ये पूरी मुंबई को बंद कर दिया गया। अब जब ऐसा होता है तो देखिए आर्टिकल 66A के आधार पर पुलिस क्या करती है, इस लड़के को गिरफ्तार करती है। इनको ही नहीं गिरफ्तार करती है, जो इनके दोस्त है जो इन्होंने लाइक किया था इनको भी गिरफ्तार कर लिया। चलिए अभी चलिए बहुत पसंद कर रहे हैं आप, ठीक है, तो इनको भी लेकर जाती है पुलिस और इनको भी लेकर जाती है। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आर्टिकल 66A के आधार पर दुरुपयोग, क्योंकि आप कैसे डिसाइड करेंगे यहाँ पे कि ये जो मुंबई एक जंगल है, एक जो टिप्पणी की गई है ये घोर ऑफेंसिव है, ठीक है, मतलब ग्रॉसली ऑफेंसिव है, घोर आपत्तिजनक है। कैसे आप इसको डिसाइड करेंगे, कोई तरीका है आपको डिसाइड करने का आपके पास? नहीं, आपने कोई तरीका बताया ही नहीं, तो कैसे आप इसको डिसाइड कर लेंगे कि जो मुंबई एक जंगल है ये टिप्पणी जो है एक ग्रॉसली ऑफेंसिव कमेंट है, इसके अंतर्गत ही आता है। कैसे आप डिसाइड कर लेते हैं? नहीं ना, नहीं कर पाएंगे आप। तो यहाँ पे आप देखते हैं इसका दुरुपयोग यहाँ पे दिखाई देता है। फिर एक असीम त्रिवेदी जो कि कार्टूनिस्ट है, बहुत ही बेहतर कार्टूनिस्ट है, आपको पता होगा इनके बारे में। तो ये कार्टूनिस्ट जो है इन्होंने अशोक चक्र बनाया। तो अशोक चक्र आप जानते हैं, सभी लोग परिचित हैं अशोक चक्र से। उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। तो आप देखेंगे पिछली जो गवर्नमेंट थी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार उसमें हो रहे थे लगातार, तो फिर उसमें लिखा गया भ्रष्टमेव जयते। इन्होंने क्या किया, सत्यमेव जयते को हटा करके वहाँ पे भ्रष्टमेव जयते लिख दिया, ठीक है, कि भ्रष्टमेव जयते मतलब भ्रष्ट की क्या है यहाँ पे सदा विजय होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, देखिए एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, चीज़ों के प्रदर्शित करने का माध्यम है, ठीक है, कि आप चीज़ों को कैसे अपने विचार या अभिव्यक्ति किसी भी फॉर्म में, चाहे लिखित हो, चाहे रिटन हो, चाहे वर्बल हो, चाहे वो इशारे में हो, ठीक है, उसके माध्यम से आप इसको प्रकट कर सकते हैं। तो एक अभिव्यक्ति का माध्यम है, एक कार्टूनिस्ट है, इसने कटाक्ष किया यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये ऐसा करते हैं तो फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। भाई चलिए ये जो भ्रष्ट में जयते लिखा आपने ये घोर आपत्तिजनक है, ठीक है, ग्रॉसली ऑफेंसिव है। फिर यही बात वही बात यहाँ पे आती है कि भाई कैसे आप डिसाइड कर रहे हैं कि ये शब्द जो हैं, जो टिप्पणी की जा रही है, जो बातें लिखी जा रही हैं, वो घोर आपत्तिजनक है, ग्रॉसली ऑफेंसिव है। ये कोई आपके पास कोई तरीका है, एक प्रॉपर आपके पास कोई सिस्टम नहीं है जिसके द्वारा आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो शब्द है क्या आपका ग्रॉसली ऑफेंसिव है, क्योंकि आपने कोई ऐसा जिसकी परिभाषा बताई ही नहीं कि ग्रॉसली ऑफेंसिव शब्द क्या होगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर इसका जो है आर्टिकल 66A का क्या किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। अम्बिगेस महापात्रा आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही फेमस है, ये कैरिकेचर बनाते हैं और बहुत ही बेहतर कैरिकेचर बनाते हैं। तो इस प्रकार
आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है कि ये कैरिकेचर बनाते हैं। कैरिकेचर मतलब देखिए वो होता है ना, जो शरीर का कोई अगर अंग आपका है तो इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ठीक है। जैसे कि अगर शरीर के अंगों की बात करें तो नाक इत्यादि को जो है थोड़ा बड़ा कर देना, ठीक है। शरीर का मतलब कुछ अंग को आपको इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है यहाँ पे कि सामने वाला समझ जाए कि ये किस व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखें तो जो मुलायम सिंह यादव हैं या फिर अखिलेश यादव, इनकी नाक देखेंगे तो नाक जो है इनकी ना थोड़ी टेढ़ी या फिर लंबी निकली हुई है। तो जब इनका कैरिकेचर बनाया जाता है ना तो फिर वो थोड़ा सा नाक इनकी बढ़ा दी जाती है, तो कोई भी सामान्य आदमी नहीं समझ जाएगा कि ये कौन है, ये हैं आपके मुलायम सिंह यादव हैं या फिर अखिलेश यादव हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कैरिकेचर और भी मतलब नरेंद्र मोदी का भी बनाया जाता है, जिसमें उनके ओठ बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, दाढ़ी बना दी जाती है, चश्मा लगा दिया जाता है, तो वो एक तरह से उनका भी कैरिकेचर है। और इस प्रकार से जब देखेंगे आप अमित शाह का बनाया जाता है तो उसमें टीका लगा देंगे, ठीक है, टकला पूरा बना देंगे। तो देखिए आप कोई भी बुरा मत मानिए प्लीज़, मैं बस समझाने के मोटिव से ये सब चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो ये कैरिकेचर से बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे अभी रिसेंटली जो मतलब जब ये सीएम थे अपने अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के, तो इन्होंने अपने कैरिकेचर जो पूरा एक बुक बनी, इनके कैरिकेचर पे पूरा बुक बनी, उस बुक में पूरी तरीके से इनका जितना भी कैरिकेचर बनाया गया था अभी तक उसको सबको इंक्लूड किया गया। तो इस बुक का इन्होंने विमोचन भी किया, जो कि अच्छी बात है कि आप किसी के मतलब देखें तो नएपन को, किसी के इनोवेशन को आप जो है पब्लिश करते हैं, उसे क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, अच्छी बात है ये। तो अब अंबिकेश महापात्रा ने क्या किया, इन्होंने कैरिकेचर बनाया, ठीक, किसका बनाया, ममता बनर्जी। आप सभी लोग परिचित हैं ममता बनर्जी कौन है, आपकी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। देखिए बंगाल कहेंगे आप, पश्चिम बंगाल नहीं रह गया, क्योंकि ऑफिशियली इसका नाम अब चेंज हो गया, अब ये बंगाल कहा जाता है, पश्चिम बंगाल नहीं। तो ममता बनर्जी का कैरिकेचर बनाया, सभी जानते हैं ममता बनर्जी किस स्वभाव की है, ठीक है। आप देखते हैं बात बात पे जो है सेंटर से वो क्या करती हैं कि सेंटर कुछ भी कहेगा तो उनका पहला कदम होता है कि नहीं, जो तुम कहोगे हम नहीं मानेंगे, ठीक है। अगर आप कोई बंगाल के होंगे तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं, इसलिए मैं इन सब चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो मतलब इस प्रकार की उनकी एक तरीका है, उनका एक मतलब व्यवहार है कि विरोध काफ़ी ज़्यादा करती हैं वो चीज़ों का, ठीक है। जो चीज़ें उनको सही लगती हैं वो उनको ज़्यादा मतलब देखेंगे आप तो प्रमोट करने का प्रयास करती हैं। तो जब अंबिकेश महापात्रा ने ममता बनर्जी का कैरिकेचर बनाया तो फिर इसमें उन्होंने जो है इस चीज़ के कारण उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप देखते हैं अभिव्यक्ति का यहाँ पे मतलब उन्होंने प्रयोग किया एक लिखित माध्यम में, मतलब एक ड्राइंग के माध्यम से, कैरिकेचर के माध्यम से, लेकिन इनको ममता बनर्जी ये पाती है कि ये जो घोर ऑफेंसिव है, मतलब कि सॉरी ग्रॉसली ऑफेंसिव है, घोर आपत्तिजनक है, तो इस आधार पर इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर आप यहाँ पे देखते हैं कि कोई तरीका यहाँ पे एक सिस्टम है नहीं, जो सिस्टम जो यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रहा है, जिसके आधार पे आप ये बता सकें कि कौन सा शब्द, कौन सा कमेंट, कौन सी टिप्पणी अगर आप करते हैं तो वो क्या होगा, घोर आपत्तिजनक होगा, ग्रॉसली ऑफेंसिव होगा। कोई भी तरीका नहीं, क्योंकि आप देखते हैं यहाँ पे मुंबई जंगल है, अलग चीज़ है, भ्रष्ट में जैसे लिखा जाता है, अलग चीज़ है, और यहाँ पे जो है ममता बनर्जी कैरिकेचर बनाया जाता है, मतलब अलग अलग माध्यम में जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, यहाँ पे अभिव्यक्त किया जा रहा है, अभिव्यक्ति को आप इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको आप घोर ऑफेंसिव मान ले रहे हैं, मतलब कि ये ग्रॉसली ऑफेंसिव मान ले रहे हैं, घोर आपत्तिजनक मान ले रहे हैं, कैसे इसको मान रहे हैं आप, ये इसका क्या आधार आप बना रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि आपकी ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल विवादित, यहाँ पे दुरुपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, आर्टिकल 66A का दुरुपयोग काफ़ी बढ़ गया। देखिए मैंने आपको कुछ एक फेमस एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतने एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ये कुछ ऐसे फेमस एग्जाम्पल और इंटरेस्टिंग भी हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया है। और भी देखिए आप लिखा है एटसेट्रा, और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आर्टिकल 66A के दुरुपयोग की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रॉसली ऑफेंसिव वर्ड है इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया, जिस आधार पर इसका दुरुपयोग शुरू हो जाता है। अब देखिए न्यायालय फिर क्या करती है, न्यायालय फिर क्या करती है, उच्चतम न्यायालय फिर इसको रद्द 66A को ग्रॉसली ऑफेंसिव जो शब्द है इसी को आधार बना करके, क्योंकि इस शब्द का जो प्रॉपर एक कहीं भी डेफिनेशन नहीं है, इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में कुछ भी बात नहीं की जा रही है, तो उच्चतम न्यायालय से फिर रद्द कर देता है। तो आपको मैंने जो क्वेश्चन दिखाया है उस क्वेश्चन के आलोक में आप चीज़ों को देखेंगे, फिर इसको फ्रेम करेंगे क्वेश्चन को। आइए कुछ और चीज़ों बात करते हैं। तो उसमें देखते हैं कि आईपीसी की धारा 499 और 500, ये धारा आईपीसी की है, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो इसमें क्या है कि अगर आप आर्टिकल कह रहा हूँ मैं, धारा 499 और 500 के अंतर्गत क्या है कि मानहानि अगर करते हैं तो 2 वर्ष की सजा दी जाती है, ठीक है। तो अब पीड़ित जो मतलब कि जो मान लीजिए किसी का मानहानि किसी ने कर दिया अपनी अभिव्यक्ति के द्वारा, ठीक है, अपने विचार या अभिव्यक्ति के द्वारा अगर किसी ने किसी का मानहानि कर दिया, तो फिर ऐसे कई लोग पीड़ित, मतलब ऐसे कई लोगों ने ऐसा कार्य किया, तो फिर मतलब उनको पीड़ित कहा जाएगा ना, कि जो इस प्रकार के कार्य अगर करते हैं, किसी का मानहानि करते हैं, तो फिर उनके ऊपर आईपीसी की जो धारा है 499 और 500, इसके अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे फिर वो क्या होंगे, पीड़ित हो जाएंगे। अब ये पीड़ित क्या करते हैं कि फिर ये उच्चतम न्यायालय से कहते हैं कि ये विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए के विरुद्ध है, तो इसे खत्म किया जाना चाहिए। देखिए
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर टिप्पणी करता है, मानहानि उसकी करता है, तो उसके लिए यहाँ पे आईपीसी की धारा जो 499 या 500 के अंतर्गत 2 वर्ष की सजा दी जाती है। तो मान लीजिए अगर किसी ने ऐसा कार्य किया, तो अब जब कोई ऐसा कार्य करेगा तो फिर उसको इस तरह के मतलब इंडियन पिनल कोड के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान किया जाएगा। तो फिर वो क्या होगा, वो पीड़ित होगा ना इसका, ठीक है। तो जब इसका पीड़ित होगा तो फिर वो क्या करेगा, मतलब वो करेगा नहीं। यहाँ पे मैं इतना वो समझाना चाह रहा हूँ कि जो पीड़ित मान लीजिए इस तरह से अगर इस तरह की समस्याओं में अगर कोई बचा है या इस तरह की समस्याओं का किसी ने सामना किया, तो फिर वो एक तरह से देखा जाए तो अल्टीमेटली पीड़ित ही कहलाएगा इस धारा से, ठीक है। इस धारा से पीड़ित कहलाएगा। तो अब मान लीजिए ऐसे कई लोग अगर ऐसे हुए तो फिर उन्होंने क्या किया, उच्चतम न्यायालय में अपना मतलब याचिका दायर की कि सर ऐसा है कि ये जो इंडियन पिनल कोड की जो धारा 499 500 है, ये जो आपकी विचार है व्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमारा संविधान आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए के अंतर्गत प्रोवाइड करता है, इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ है। तो इसे क्या करना चाहिए, खत्म किया जाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि हम अपना विचार एवं अभिव्यक्ति को क्या है दर्शा नहीं पा रहे हैं, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको इस आधार पर इसे खत्म किया जाना चाहिए। लेकिन उच्चतम न्यायालय इसे क्या था, सही मानता है, कहता नहीं, अगर आप किसी के मान हानि करते हैं जो आप, तो ये फिर आपके लिए जो है मतलब ये बिल्कुल अभी आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो संविधान में जो विचार है व्यक्ति की जो बात की गई है, उसमें इस सीमाओं के अंतर्गत इसकी बात की गई है। आप देखेंगे जो मैंने 8 सीमाएं बताई हैं विचार है व्यक्ति के अंतर्गत, उसमें देखेंगे आपकी एक मानहानि भी एक सीमा है कि आप किसी का मानहानि नहीं कर सकते हैं, ये भी इस पर एक सीमा लगाई गई है। तो संविधान के जब ये कहते हैं पीड़ित जो रहते हैं इस धारा से जो पीड़ित लोग रहते हैं, जब वो कहते हैं कि सर इस विचार एवं व्यक्ति का जो आर्टिकल है 19 क्लास 1 सब क्लास ए, ये जो संविधान हमें देता है इसके अधिकार के अंतर्गत, मतलब ये जो संविधान हमको अधिकार प्रदान करता है, ये इसके विरुद्ध है आपका आईपीसी की जो धारा है 499 500। तो फिर न्यायालय भी कहता है कि देखिए उसी संविधान में इन अधिकारों पर कुछ सीमाएं भी लगी हैं, आप उन सीमाओं को भी तो देखिए। उन सीमाओं में ये कहा गया, साफ साफ कहा गया कि मानहानि के केस में आपको जो है मतलब अभिव्यक्ति नहीं करनी है। आपको मानहानि अगर आप किसी का करते हैं अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से, तो ये क्या होगा, क्रिमिनल ऑफेंसिव होगा, मतलब आपको इसके लिए सजा मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक तरफ देखते तो हैं कि आपके पास संविधान ने क्या क्या राइट्स प्रदान कर दिए हैं, आपको विचार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक, अच्छी बात है, लेकिन उस पर क्या सीमाएं लगी वो भी तो देखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर न्यायालय कहता है कि नहीं, ये जो है सही है, आईपीसी की जो धारा है ये सही है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे क्या मतलब प्रेजेंट अगर हम पर्सपेक्ट में देखें तो ये चीज़ें जो है अभी उपलब्ध है, ठीक है। और साथ ही साथ हम बात कर लें, प्रेस की बात कर लें, तो यहाँ पर हम इसे कंप्लीट करते हैं कि जो प्रेस, भारत में जो प्रेस है वो क्या असीमित नहीं है, और प्रेस पर पर्याप्त सीमाएं लगाई गई हैं। अतः प्रेस पर किसी नई सीमा को लगाने का सुझाव उचित नहीं है। देखिए दरअसल होता ये है कि लगातार मांग होती रहती है कि जो प्रेस है कुछ भी बोलती रहती है सरकार के बारे में, ठीक है, या जनता के बारे में, मतलब देखेंगे तो कई प्रकार से वो चीज़ों को कई बार ऐसा लगता है कि ये दुरुपयोग कर रही हैं अपने विचार में व्यक्ति का। तो फिर कई लोग ऐसे मांग उठाते हैं कि देखिए ऐसा है कि प्रेस पर जो है और सीमाएं लगानी जानी जरूरी है, ठीक है। तो लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है कि नहीं, देखिए न्यायालय कहती है कि ऐसा है जो प्रेस है, ठीक है, इस पर मतलब इसकी जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, ये असीमित नहीं है, ठीक है। प्रेस की भी स्वतंत्रता जो है सीमित है, और वो स्वतंत्रता कितनी है, जितना बाकी नागरिक जो आपको विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जिनको अधिकार प्रदान किया गया उतनी स्वतंत्रता इनकी भी है। साथ ही साथ जो सीमाएं लागू की जाती हैं विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर, वो सीमाएं जो है आपकी प्रेस पर भी लागू की जाती हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि पर्याप्त रूप से इसमें जो है मतलब सीमा लगाया गया है। और दूसरी बात यह है कि प्रेस पर किसी नई सीमा लगाना, जो मतलब प्रेस पर किसी प्रकार की नई जो सीमा लगाना, वो अच्छी बात नहीं है, ये उचित प्रस्ताव नहीं है, उचित सुझाव नहीं है कि आप जो है और ज़्यादा उस पर जो है सीमा लगा दें कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं कर सकते, ये अच्छी बात नहीं है। बल्कि सर्वोत्तम स्थिति यह होगी, सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि प्रेस स्वयं आत्मनियंत्रण की व्यवस्था विकसित करे। मतलब न्यायालय यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो प्रेस पर जो सीमाएं हैं जो कि नागरिक पर भी लगी हैं, वो हमने प्रेस पर भी लगा रखा है। अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अंतर्गत जो सीमाएं लगाई गई हैं संविधान के द्वारा नागरिक पर, वो हमने प्रेस पर भी लगा रखा है। तो अब जब कुछ लोगों ने डिमांड किया कि सर इसमें जो है प्रेस पर जो है सीमा पर और प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो फिर न्यायालय कहता है नहीं, देखिए जो सीमाएं हैं वो पर्याप्त रूप से लगाई गई हैं। अब इसमें सबसे अच्छी स्थिति ये होगी कि अब सीमा कोई नहीं लगाया जाए, क्योंकि सीमा लगाना अब ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। एक प्रेस की जो एक अपनी खुद की गरिमा है, जो उसका कार्य है, उस कहीं ना कहीं से प्रभावित हो सकता है। इसलिए जो सबसे अच्छी बात तो ये होगी कि प्रेस स्वयं में आत्मनियंत्रण की व्यवस्था मतलब विकसित करे, कि वो स्वयं को समझाए, स्वयं से समझे चीज़ों को कि क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, और किस चीज़ के न्यूज़ को उसको दिखाना चाहिए, किस चीज़ के न्यूज़ को उसको नहीं दिखाना चाहिए, जो देश हित में हो और विभिन्न प्रकार की चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। तो अपना खुद का नियंत्रण करना यहाँ पे प्रेस के लिए जरूरी। जैसे एक व्यक्ति खुद का आत्मनियंत्रण करता है, अपने आप को बुरी चीज़ों से बचाता है, अच्छी चीज़ों में लगाता है, तो इस प्रकार से प्रेस को भी ये आत्मनियंत्रण की जो व्यवस्था है इसे विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये सबसे अच्छी स्थिति होगी, क्योंकि हम सीमा लगा के क्या करेंगे, उसके सीमा मतलब उसके अधिकारों को काटेंगे लगातार, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आप प्रेस पर लगातार सीमाएं आरोपित करते हैं तो फिर एक अच्छा संदेश नहीं आता है, ठीक है। एक प्रकार से ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है वर्ल्ड मीडिया के ऊपर, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रेस पर और सीमा लगाने की बात की जा रही है उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है।
तो हमने देख लिया इसको। अब बात कर ले थोड़ा सा फिल्मों में। देखिए फिल्मों का प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर देख लेते हैं। देखिए भारतीय समाज में फिल्मों का एक है, आप सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में फिल्मों का व्यापक मतलब लगभग हर तबके के लोग फिल्मों को देखते हैं, ठीक है। और समाज में किसी संदेश इत्यादि को पहुंचाने में फिल्मों का बहुत ही बड़ा योगदान है। कैसे है? क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता वो ये है कि ये शिक्षित के साथ साथ अशिक्षित तक भी अपनी पहुंच बना पाती हैं। देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन देखा, नीचे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे 2014 वाला क्वेश्चन, इसमें फिल्मों के संदर्भ में बात की गई। तो मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि देखिए जो फिल्म है भारतीय संविधान में, ठीक, भारतीय समाज में आप देखेंगे बहुत ही बड़े मतलब तबके को ये क्या करती हैं, जोड़ती हैं अपने साथ। ज़्यादातर लोग फिल्में देखते ही देखते हैं। और अगर मान लीजिए फिल्म में कोई सामाजिक संदेश इत्यादि देना हो, कुछ भी बात अगर कहनी हो, तो फिल्म के माध्यम से अगर आप कहते हैं उस बात को, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचती है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इसका एक वो कहते हैं ना मास, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, मतलब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी तरफ मतलब देखेंगे फिल्मों को, तो फिर उससे जो संदेश इत्यादि रहेगा फिल्म में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है। और सबसे बड़ी जो सबसे अच्छी बात इसकी ये है, वो ये है कि अगर आप शिक्षित हैं तो भी, अगर आप अशिक्षित हैं तो भी आप फिल्म देखकर क्या फिल्म में कहा जा रहा है वो समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें आपको पढ़ने की जरूरत है, आप बस सुनने की जरूरत है, ठीक है। देखने की जरूरत है, सुनने की। आप चित्र को देखते हैं और आवाज़ को सुनते हैं, तो इससे आप जो चीज़ों को क्या कहा जा रहा है फिल्म में उसको आप समझ सकते हैं। क्योंकि अगर और कोई भी मीडियम अगर देखेंगे, आप प्रेस की बात करें, मतलब पेपर की बात करें, अगर आप न्यूज़ की बात करें, ठीक है, तो न्यूज़ में भी देखिए एक बात ये है कि न्यूज़ में भी आप जैसे फिल्मों में मतलब आप संदेश को प्राप्त कर सकते हैं बिना पढ़े लिखे, आप पढ़े हों या ना हो। तो इस प्रकार से आप जो है न्यूज़ में भी मतलब जो न्यूज़ चैनल्स पे जो न्यूज़ दिखाए जाते हैं उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे समस्या ये है कि बहुत से लोग न्यूज़ चैनल्स नहीं देखते हैं, वो मूवी देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। बहुत से लोग मतलब न्यूज़ इत्यादि से ज़्यादा अपडेट नहीं होते हैं। अब पिक्चर जो है, मूवी जो फिल्में जो होती हैं वो ज़्यादातर लोग देखते ही देखते हैं। तो इस प्रकार से एक दायरा जो है ना चैनल, जो न्यूज़ चैनल्स है उसके अलावा ये दायरा क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये फिल्मों का दायरा बढ़ जाता है बाकी के कंपैरिजन में। पेपर तो वही पढ़ेंगे जिसको पढ़ना आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे समस्या इस प्रकार की होती हैं। तो जो फिल्मों का जो दायरा है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और ये शिक्षित के साथ साथ अशिक्षित तक भी अपनी पहुँच बनाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर कोई संदेश आप देना चाहते हैं तो फिल्मों के माध्यम से आप दे सकते हैं पूरे समाज में। जैसे अभी रिसेंटली हम बात करें तो एक फिल्म आई है टॉयलेट, एक फिल्म था जो जिसमें जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है, आप सभी लोगों ने मुझे उम्मीद है कि देखा ही होगा। तो आप देखेंगे कि एक टॉयलेट के बारे में जो समस्या हमारे देश में है, हमारे समाज में है, ठीक है, उसको अगर आप न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे तो शायद ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज आप देखते हैं घर घर में मोबाइल है, सभी लोग पिक्चरें देखते ही देखते हैं, ज़्यादातर लोग देखते हैं। तो उस पिक्चर के माध्यम से क्या संदेश दिया जाना चाहिए था, मुझे लगता है वो संदेश सभी तक पहुंचा होगा जिन लोगों ने भी उस मूवी को देखा होगा। तो एक अब देखते हैं आप, एक आपके पास सीधा सीधा एग्जांपल है कि कितना बेहतर आपको यहाँ पे उदाहरण मिल रहा है कि किस प्रकार से फिल्मों के माध्यम से जो चीज़ों को, सामाजिक संदेश को पहुँचाया जा रहा है विभिन्न तबकों के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से फिल्मों का क्या प्रभाव है आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये आज का लेसन है, इस पर एक बात और देख लेते हैं। आइए एक केस का हम डिस्कशन कर लेते हैं कि नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004। देखिए इस केस में क्या है कि न्यायालय ने राष्ट्रध्वज को फहराने की स्वतंत्रता के तहत एक मौलिक अधिकार घोषित किया कि मतलब जो राष्ट्रध्वज है एक मौलिक अधिकार है, राष्ट्रध्वज को फहराना एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। और राष्ट्रध्वज पे तो हम एक अलग ही चैप्टर करेंगे कि राष्ट्रध्वज मतलब क्या है और उससे रंगों के क्या क्या मतलब है, और साथ ही साथ इसका मतलब किस प्रकार से प्रयोग किया जाना चाहिए, कब इसे फहराया जाना चाहिए, कब नहीं फहराया जाना चाहिए, किस बिल्डिंग पे फहराया जाना चाहिए, किस बिल्डिंग पे नहीं फहराया जाना चाहिए, इसे नष्ट करने की विधियाँ क्या है, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। हमारा एक अलग चैप्टर होगा। हम यहाँ पे मौलिक अधिकार डिस्कस करें तो यहाँ पे बस मैंने मौलिक अधिकार से रिलेट करके ये बताने का प्रयास किया कि जो राष्ट्रध्वज फहराने की जो स्वतंत्रता है ये एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 में ये केस में इस बात को कही गई। तो ये फ्रेंड्स आज का आपका वीडियो रहा आर्टिकल 19 के ऊपर। अभी आर्टिकल 19 के ऊपर हमने विचार है व्यक्ति की जो आर्टिकल 19 क्लास 1 सब क्लास ए के बारे में जो बात थी हमने उसको आज कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जो हमारा अगला वीडियो होगा इस पर वो हमने आर्टिकल 19 को मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट करना है। उसके बाद हम फिर आर्टिकल 20 पे मूव कर जाएंगे। तो ठीक है, आप मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो आज का कैसा लगा आप मुझे बताएं। और ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्वेश्चन जो दिया जाए उसको प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर रहिए और चीज़ों को रेगुलर बेसिस पे जो सॉल्व करने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास कीजिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करिए, मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे हूँ आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।